हमारे साथ आज मंच पर जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव। और अखिलेश जी, आप जिस वक्त हमारे साथ हैं, टाइम्स नाउ अपनी 20वीं सालगिरह भी मना रहा है और देश के 100 साल की एक एजेंडा भी तय कर रहा है। इस एजेंडा में समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का क्या आगे का प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है? मैं पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं, 20 साल की आप सालगिरह मना रहे हैं और देश के लिए 100 साल का जो एजेंडा आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। क्योंकि जहां पॉजिटिविटी होती है वहीं प्रोग्रेस होती है। जहां पॉजिटिविटी है उसकी कोई काट नहीं है। तो 100 साल के लिए जो आप रास्ता तय कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जो हमारा संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और नेताजी से लेकर के तमाम समाजवादी नेताओं ने ये कोशिश की आजादी के बाद कि देश समाजवादी सिद्धांतों पर चले, गैर बराबरी खत्म हो, अमीर और गरीब के बीच में खाई खत्म हो, हमारे किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं खेतों में उनको सम्मान का जीवन जीने का मौका मिले। और जब देश हमारा इतना बड़ा है और 100 साल का एजेंडा जब आप तय कर रहे हैं, भविष्य में हमारा देश कितना बड़ा होगा, उस समय हमें अपने नौजवानों को, देश के नई पीढ़ी को क्या दिशा देंगे कि इधर जो सरकारें हैं वो एआई को कम समझ रहे हैं, कुछ चीजें ज्यादा समझ रहे हैं। और ओटीटी का भी उन्होंने जो फार्मूला बनाया हुआ है, अभी तक तो हम लोग फिल्मों में या और जगह सुनते आए, देखते आए कि अंडर टेबल चलता है, लेकिन इधर सरकारों में देख रहे हैं ओटीटी चल रहा है, ओवर द टेबल। कम से कम भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। और जिस स्टेट से मैं आता हूं, हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी अपमानित हो रहे हैं। अमृत काल बोलने को है, लेकिन अमृत काल में सनातन पे संकट है। और हमें खुशी इस बात की कि अपने परम पूज्य शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से हम लोग नकली संत को हटाने में कामयाब होंगे। और लॉ एंड ऑर्डर जो उस पे चर्चा आप करेंगे तो बहुत सी बातें और भी कहेंगे हम लोग। इधर देखने को मिल रहा है कि यूपी में पता नहीं क्या हो गया है, मादक पदार्थ बहुत बिक रहे हैं, वनस्पति बहुत चल रही है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो बोरों में ना पकड़ा जाता हो, ट्रकों में ना पकड़ा जा रहा हो। और इधर जो यूपी पे कई सीरियल बने हैं ओटीटी पर, इस बार मुझे लगता है कि गांजागंज भी बनने जा रहा है ओटीटी पर सीरियल। अखिलेश जी, पॉजिटिविटी तो बहुत दिख रही है आपकी बातों में। ये जो पॉजिटिव एजेंडा आपने बनाया है, ये यूपी में भी आप दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी दिखा रहे हैं। लोहिया जी से सीधा ओटीटी पहुंच गए आप। बहुत प्रोग्रेस हुआ है टेक्नोलॉजी का। मैं अगर गांजा के खिलाफ बोल रहा हूं तो पॉजिटिविटी नहीं है। मैं चाहता हूं गांजा नहीं बिके, तो ये तो पॉजिटिव पार्ट हुआ। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हमेशा प्रॉस्पेरिटी की बात की, इक्वलिटी की बात की। तो अगर हम प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, उनके जमाने में इंटरनेट नहीं था, उनके जमाने में अगर इस तरह की चीजें नहीं थी, तो हम समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि डिजिटल डिवाइड को खत्म करें। और उसका एक एग्जाम्पली उदाहरण उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया कि जिस समय डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा था और इंटरनेट की शुरुआत थी, मुझे याद है समाजवादी सरकार में कैबिनेट के डिसीजन से ग्राम सभा में इंटरनेट पहुंचे, इंटरनेट का ऑप्टिकल फाइबर पहुंचे। और रिलायंस जो सबसे प्रतिष्ठित संस्था है और एक कारोबारी उद्योगपति हैं, उनका जियो का ऑप्टिकल फाइबर यूपी में कैसे बिछे और लैपटॉप बांट करके कम से कम समाजवादियों ने एक नया
तरीका सोशलिज्म का, डिजिटल डिवाइड कैसे खत्म हो, उस दिशा में काम किया। तो डॉक्टर राम लोहिया के सिद्धांत पे हम वैसे ही हैं, सिद्धांत हमारा नहीं बदला, चीजें बदल गई। अब आप कल को कहोगे कि बताइए डॉक्टर राम लोहिया जी तो एक्सप्रेसवे नहीं बनाते थे, हम लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाया क्योंकि आज की जरूरत है एक्सप्रेसवे। और अगर देश को आप प्रोग्रेस देना चाहते हैं तो आपको एक्सप्रेसवे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और आपको सवाल ये पूछना चाहिए था आप कि पूछने दे कहाँ रहे हैं डॉक्टर अखिलेश जी? राम लोहिया आप पूछने दे ही नहीं रहे। नहीं, सवाल आपको क्या पूछना चाहिए था? मैं सवाल क्या पूछूंगी ना कि आपने लोहिया जी को याद किया, जेपी जी को याद किया, आपको कांशी सवाल राम को गलत लेकिन पूछते हैं आप आप। नहीं याद कर रहे। देखिए, राहुल गांधी कांशी राम को याद कर रहे हैं। तो ये आपका जो पीडीए है, इसमें ए क्या है, कांशीराम जी को कैसे याद करेंगे, और मायावती जी के साथ क्या आगे होने वाला है, कुछ इस पर भी ज्ञान दे दीजिए। ज्ञान, जानकारी, सूचना सब कुछ देंगे। जब पीड़ा बढ़ेगी, लोग पीड़ित होंगे, तो बहुजन लोग एक होंगे। और उसी का उदाहरण है कि हम लोगों ने जो लड़ाई कभी बाबा साहब ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, डॉक्टर राम लोहिया ने लड़ी, काशीराम जी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजों पर हमारी मतभेद हो, कुछ चीजें हमें स्वीकार न हो, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो, बहुजन समाज की लड़ाई हो, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की लड़ाई हो, दुखी लोगों की लड़ाई हो, अपमानित लोगों की लड़ाई हो, तो हम सब एक हैं। और इसीलिए पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ हम लोग साथ थे, क्योंकि पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ अपमान हो रहा था, उन्हें दुखी किया जा रहा था, उनके बटुक, उनकी चुटिया खींची जा रही थी। पुलिस के लोग और सरकार के लोग अहंकार में उनको अपमानित कर रहे थे। इसलिए जहां पीड़ित लोग हैं, जहां पीड़ा है, जहां लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां हम पीड़ित हैं। और कभी आप दुखी हो, पीड़ित हो, अपमानित हो, तो हम आपके साथ भी होंगे। 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही, लेकिन चुनाव आ रहे हैं। चुनाव जब आ रहे हैं तो लोग साथी भी ढूंढते हैं। आपको शंकराचार्य जी का दर्द महसूस हो रहा है, अच्छा लगा मुझे सुनकर, लेकिन राम मंदिर का रास्ता नहीं मिला, तो सनातन में कहीं थोड़ा सा परहेज रह गया है, या इस आदर सत्कार मंदिरों में आपका कोई खास बिलीफ नहीं है? क्योंकि सवाल आपने इतना बड़ा पूछा है और समय कम देंगे आप। नहीं, आप समय लीजिए। राम मंदिर अब तक क्यों नहीं गए, ये बताने के आपके पास कारण होंगे, तो मैं समय वेट करूंगा। पहले पीड़ा पर, चलिए पीड़ा से शुरू कर। सबकी पीड़ा है, पीड़ा की स्केल है। हमें 10 साल से बाहर रहे हम लोग, हो सकता है उसकी पीड़ा हो, हमने उसको संघर्ष में बदल दिया। लेकिन हमसे पीड़ा बीजेपी की ज्यादा बड़ी है, वो अयोध्या हार गए। अब बताइए, पीड़ा 10 साल की ज्यादा है कि अयोध्या की हार की पीड़ा ज्यादा है? और क्यों हारे ये समझना चाहिए। लोगों को वहां भगवान प्रभु श्री राम की जनता को इन्होंने दुखी किया, प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने अपमानित किया, प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने धोखा दिया। हमारे गरीब किसान, व्यापारी, वहां की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिला दी, बड़े बड़े कारोबारियों को दिला दी। बंबई से लोग आए और जमीन ले ली, फ्लैट बना रहे हैं अयोध्या में। और जो अयोध्या वासी थे, जिनकी जानकारी में नहीं था कि कल और भविष्य क्या होगा, उनकी जमीन सोना हो जाएगी, उनके साथ अगर किसी ने भेदभाव किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। और इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें सजा दी और सावधान किया कि अगर इसी तरह गरीबों के साथ, किसानों के साथ आप धोखा करोगे तो आपके साथ इसी तरह हार होगी और पीड़ा आपकी बढ़ा देंगे प्रभु श्री राम। और जहां तक जाने की बात हुई, मंदिर जाने की बात, देखिए हम पक्के सनातनी हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि राम भगवान सब जगह हैं। आपके अंदर भी परमात्मा है, जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर परमात्मा है। और हमारे गरीब होगा घर, या कोई हिंदुस्तानी होगा, भारतीय होगा, हर एक के घर पे मंदिर है। ये बीजेपी वाले कौन होते हैं बताने वाले कि किस भगवान को पूजना है आपको?
यही हमारा धर्म है। हमारा धर्म लिबरल है। और अगर हम स्वामी विवेकानंद जी का माने तो उन्होंने यही कहा कि टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस हमारे धर्म की सबसे बड़ी चीज है। और मैंने तय किया, और फिर कह रहा हूं मैं आपको, और एक बात और जोड़ूंगा मैं आपको, कि मैंने कहा था कि हमारा भगवान शिव का जब मंदिर पूरा हो जाएगा, मैं दौड़ करके अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगा। हालांकि उन्हें सबने चंदा दिया, उनका मंदिर जल्दी बन गया, हमें कोई चंदा ही नहीं दे रहा है। अगर आपने भी प्रभु श्री राम जी के लिए चंदा दिया हो, उसका 1/10 हमें भी दे दो, जल्दी मंदिर बन जाएगा। मंदिर के कार्य में या तो मैं ये कहना चाहता हूं, भगवानों के साथ भेदभाव क्यों? हमारे जो भगवान हैं उनके जोर साथ से नहीं भेदभाव गई क्यों? होगी। जो वो बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सौभाग्य इस बात का है कि शिव शक्ति अक्ष रेखा पर हमारा मंदिर बन रहा है। और बीजेपी की साजिश देखिए आप, जब संतों ने, पुजारियों ने मना कर दिया कि हम खिलाफ नहीं बोलेंगे, केदारेश्वर के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मंदिर के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से इन्होंने बुलवाया खिलाफ, कि कैसे इटावा में बन रहा है। अच्छा, भगवान जिससे कहेंगे वो बनवा लेंगे। ये जो मंदिर बन रहा है तो भगवान ने बनवाया, हमने आपने थोड़ी बनाया है। ये तो बिल्कुल है, लेकिन आप कहते हैं कि अपने अपने चंदा हैं पर ईद का चांद एक है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीपोत्सव पर आपको लाइट नहीं पसंद, आपको खर्चा नजर आने लगता है। अब भगवान ने तो एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, लिबरल होने का आपको संदेश दिया है, तो फिर दीपोत्सव से इतनी एलर्जी क्यों? देखिए, आप इतने प्रतिष्ठित चैनल हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और 5 बातें कही गई हों, आधी बात आप कहें, ये गलत बात है। आप चैनल की क्रेडिबिलिटी खराब कर रही हैं। मैंने क्या कहा था कि जब हम दूसरे दृश्य देखते हैं या रात को दृश्य देखते हैं कि गरीब तेल इकट्ठा कर रहा है, और मैंने सुझाव दिया था, मैंने मना नहीं किया था, मैंने सुझाव दिया था कि दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां हर दिन दिवाली मनाई जाती है, हर दिन दिवाली सा लगता है, तो क्यों नहीं हम उसकी नकल करें। हालांकि आप ये बताना भूल गई कि दिए के साथ साथ उन्होंने वो भी नकल की जो सुझाव मैंने दिया था। लेजर शो कैसे कर सकते हैं आप? सनातनी है, लेजर शो कैसे कर सकते हैं आप? समय के साथ बदल चाहिए, आप ही ने कहा था। बहुत धन्यवाद आपका। तो यही सुझाव मैंने दिया था कि समय के साथ आप भी बदलें, तो वो बदले थोड़ा। लेकिन हम नफरती लोग नहीं हैं। मुझे याद है, किसी ने मुझे जानकारी दी, हो सकता बात गलत हो, जब पहली बार प्रभु भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या हेलीकॉप्टर से उतरे थे, हनुमान जी थे ही नहीं उसमें। और हनुमान जी क्यों नहीं थे? सोचिए आप, ये विचार आपको करना है। और मुझे उम्मीद है अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो आप बीजेपी की सोच को समझ जाएंगे कि उस कार्यक्रम में हनुमान जी हमारे भगवान क्यों नहीं थे। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उसका जवाब जरूर आएगा। आप बता ही दीजिए, सस्पेंस। अब मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग बुरा मान जाएंगे। आपने इसकी चिंता कब की है? कभी कभी करते हैं चिंता। अब पॉलिटिक्स में कोई बुरा मान जाएगा, और वो भी आपके प्रतिद्वंदी, इसकी चिंता आप पहले तो कभी नहीं करते थे। ये क्या हो गया? ये कौन से नए अखिलेश जी हैं? मैं उनकी आइडियोलॉजी का पर्दाफाश नहीं करना चाहता हूं। क्यों? उन नफरती लोगों का, नकारात्मक लोगों का, अंडरग्राउंड रहने वाले लोगों का, अनरजिस्टर्ड लोगों का, ये जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ा बहुत झगड़ा आप भी नहीं, आपने ये बचा के रखा है, 27 के चुनाव से पहले ये वाली फुलझड़ी चढ़ाएंगे। उस समय आएगा तो वो बात आएगी सामने।
तो मतलब ये अभी आप अपनी तरकश में डाल रहे हैं तीर जो तब चलाएंगे। स्ट्रैटेजी है, वॉर का जमाना है, वॉर चल रही है वेस्ट एशिया में, तो वॉर की स्ट्रैटेजी होगी। आपने अपनी इलेक्शन वॉर की स्ट्रैटेजी तय की है, लेकिन वॉर से मुझे याद आया आप चिंतित बहुत हैं लोगों के लिए। सिलेंडर नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, सरकार सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, आप गए नहीं। क्योंकि मुझे लखनऊ में रहना था, हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर्स गए थे उसमें, और जो बात मुझे रखनी थी वो बाकायदा मैंने लिख करके उनको अपने सदस्यों को दे दी थी। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर वो समाजवादी पार्टी का सुझाव चाहेंगे तो हमेशा सुझाव देते रहेंगे, लेकिन सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सरकार ये कहती है कि हमारे पास तो बहुत सिलेंडर हैं, गैस बहुत है, एलपीजी बहुत है, फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? और फिर आपका 14.2 किलोग्राम का जो आपका सिलेंडर था वो अब आपने 10 किलो का क्यों कर दिया आपने? ये सरकार ने फैक्ट चेक किया है, ये गलत है। 10 केजी का सिलेंडर नहीं है। तो बहुत अच्छा, और ये धन्यवाद। सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई सिलेंडर का साइज छोटा नहीं। तो ये खबर कहां से आ गई? इसका मतलब ये भी खबर बीजेपी के लोगों ने फैलाई है, क्योंकि सब संसाधन उनके पास है। मैं ये कहूंगा अगर ये बात गलत है तो जिसने भी ये फैलाई है सरकार के लोग उसको सजा दें, सरकार के लोग कार्रवाई करें उस पर कि अगर किसी ने फैलाया एक, और उन पे भी सजा करें जो ये झूठ बोल रहे हैं कि कहीं भी लाइन नहीं लगी है। बताइए आपको जानकारी होगी, गोरखपुर में लाइन थी, लाइन में आगे पीछे होने में झगड़ा हो गया। लखनऊ में लंबी लंबी लाइनें हैं, और फिर देश के प्रधानमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम क्या समझें? और ये तो सच्चाई है कि एलपीजी अब लापता गैस है, और एक तो हमारे यहां बहुत आगे बढ़कर चढ़ करके बोल रहे हैं कि अगर सिलेंडर चाहिए इनको तो हम भिजवा देंगे सिलेंडर। इसका मतलब काला बाजारी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये डीसीएम नहीं है, नए जमाने के ये डिलीवरी बॉय हैं जो गैस पहुंचाएंगे आपको। लेकिन मैं आपसे एक फैक्ट फिर करेक्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जैसे हम कोरोना के समय पर चैलेंजेस को हमने मिलजुल कर सामना किया था, वैसे ही वॉर की परिस्थितियों में भी हम मिलजुल कर सामना करेंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा तो हम अलग ना है। समझे, आप समझा दीजिए कोरोना क्या था। संकट तो है, तो दुनिया क्या पे कहा है, प्रधानमंत्री विश्व जी ने? में। आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। इसका मतलब हम लोकसभा में मैं गलत सुन सिर्फ रहे थे। कोट कर रही हूं जो प्रधानमंत्री ने कहा, तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। अब तो भी इसका मतलब ये है गैस नहीं है, इसका मतलब डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप विश्वगुरु बनना चाहते थे, आप विश्वगुरु नहीं बन पाए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया है? आपके विपक्ष के कई नेता नहीं, ये आप कह- कह दीजिए, आप कह दीजिए, नहीं आप कहिए तो कि विश्वगुरु बन गया है। नहीं, क्योंकि आपको तो बड़ी चिंता है कि पाकिस्तान आगे निकल गया, भारत पीछे रह गया, मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा आप है। इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पाकिस्तान को पिक्चर में ले आई। आप बीजेपी का एजेंडा मत रन करिए। ये तो विपक्ष ने कहा है। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, ये सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं सब लोग, मैंने नहीं कहा ये बात। बिल्कुल, ये अच्छा, मैं एक कई बार मिनट, देखती एक हूँ, मिनट, एक ये मिनट। मैं कई बार देखती हूँ जो राहुल गांधी कहते हैं वो आप नहीं कहते। आप परहेज कर लेते हैं, किनारा कर लेते हैं। और किरण रिजिजू जी ने कल इस मंच पे कहा कि इट इज इजी टू टॉक टू समाजवादी पार्टी, डीएमके, रीजनेबल पीपल। राहुल गांधी से बात नहीं हो सकती। अब इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, भारत ने विश्व गुरु बनने का एक मौका खो दिया, और इसलिए खो दिया क्योंकि हमारा देश बहुत ताकतवर है, हमारे देश के सभी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और एक बार भारत ने ऐसा भी देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतर गए।
अगर यही काम ईरान में कर देते देश के प्रधानमंत्री तो कभी वॉर नहीं होता। इजराइल से चले थे, केवल ईरान में रुक जाते तो ये शायद वॉर ही नहीं होता। और फिर हमारे पे पाबंदियां बड़ा बड़े देश लगा रहे हैं, हम पाबंदियां न लगाते, कम से कम पाबंदी लगाने के लिए हम बैठक तो बुला लेते, ऑल पार्टी बैठक, तो शायद वहां रुक जाता। हम किसी और देश को विश्वगुरु नहीं बनना देखना चाहते हैं, हम तो अपने ही देश के विश्वगुरु को देखना चाहते हैं। हमारे देश में भी विश्वगुरु हैं, तो ये किसको सपना नहीं है, कौन नहीं देखना चाहेगा। हाँ, और जहां तक सवाल ये है कि भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उनसे बात करना आसान है, स्वाभाविक है, अगर कोई बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं। देश हित में अगर कोई बात है तो विचार करेंगे। जब आप 100 साल का एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, देश किस दिशा में जाए, तो हम तो देश को आगे प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, जिसमें मिलजुल करके रहें, हमारी हिंदुस्तानियत रहे, हमारी नफरत की राजनीति ना हो, भेदभाव की राजनीति ना हो, हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा ना हो। लेकिन बीजेपी जब कभी भी फंस जाती है तो वो कम्युनल एजेंडा चलाती है, कम्युनल एज पे चली जाती है। आपका एजेंडा सेक्युलर है। हमारा एजेंडा हमेशा सेकुलर रहा है। डॉक्टर राम लोहिया सेकुलर रहे, नेताजी सेकुलर रहे, और सेकुलर होते हुए, लड़ाई लड़ते हुए न जाने कितने जोखिम उठाए समाजवादी पार्टी ने। ओवैसी जी कहते हैं वो भी बहुत सेक्युलर हैं, उनके साथ रिश्ता बनेगा 27 के चुनाव से पहले? अभी कुछ दिन पहले ही 2024 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के पीडीए की आवाज को बुलंद करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है, तो उसी दिशा में हम लोग पीडीए को और मजबूत कर करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। आप स्ट्रेट टॉक करते हैं, ओवैसी जी पर सीधा जवाब दे दीजिए कि पब्लिक समझ जाए। जो पहले हमारा गठबंधन था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, वही गठबंधन आगे बढ़ेगा। तो ओवैसी जी की नो एंट्री रहेगी? भाई, आप क्यों ओवैसी पार्टी की प्रवक्ता बन रही हैं? नहीं, मैं तो सेक्युलर जो मंच है चाहती हूँ कि सेक्युलर मंच के सभी लोगों से नहीं पता होगा, जब पहली बार ओवैसी साहब चुन करके आए थे, हम दोनों साथ साथ बैठते थे। अच्छा, आप लोकसभा का रिकॉर्ड मंगा लीजिए। तो तब कोई तकरार हो गई थी जो अब नो एंट्री है? अब फिर देखिए, आप 100 साल का एजेंडा लेके चल रही हैं और आप घुमा कहाँ रही हैं हमें। 27 तो 100 की डायरेक्शन में है ना, तो 2027 के चुनाव की बात कर रहे हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है, उनके नकली संत हटने जा रहे हैं। सोचिए, मणिकंका घाट, हमारे सनातनी धर्म की पहचान, पूज्य माता अहिल्याबाई देवी, उनका मणिकंका घाट बुलडोजर चला दिया, भगवान शिव की मूर्ति तोड़ दी, उनके हाथ में थी। ये कैसे संभव है? और वही वाराणसी में, वो क्योटो शहर में तोड़ दी गई। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे जापान, हमें लगा कि वो क्योटो भी जाएंगे, लेकिन क्योटो नहीं गए वो। अगर क्योटो गए होते तो शायद प्रधानमंत्री जी का सपना वो पूरा किए होते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वाराणसी को क्योटो बनाना चाहते हैं। वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री और वहां की सरकार के साथ उन्होंने समझौता किया था कि वाराणसी को हम क्योटो से जोड़ करके क्योटो जैसा डेवलपमेंट करेंगे। आप देखिए डबल इंजन की सरकार का हाल, क्योटो ही नहीं गए हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनकी जिम्मेदारी है वाराणसी को क्योटो बनाने की। 5 और 6 शहरों में समाजवादी सरकार में मेट्रो बनी थी, एक भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। हमने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी मेट्रो दी थी, डीपीआर बनवा दिया था, बजट दे दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको बनाने नहीं दिया, बनने नहीं दिया वहां पर। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में कल ही इनॉग्रेट होने वाला है। अब ये आप कहेंगे कि डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, प्रोग्रेस का नहीं है? मैं भी देखूंगा कि कल परसों हमारा हवाई जहाज उतरने देंगे कि नहीं उतरने देंगे जेवर एयरपोर्ट पे। रोका है कभी आपको? मैं जानना चाहती हूँ, आपके हवाई जहाज को रोकते हैं क्या? कई बार रोका है। अच्छा,
बताओ, आपको भी खबर नहीं? इतना बड़ा चैनल है आपको। नहीं किस कारण पे, कोई कारण तो बताते होंगे कि? बस वो आप सरकार के मन की बात नहीं करोगे तो आप रोके जाओगे। मैं तो आपके ये मन की बात लोकतंत्र पे जानना भरोसा चाह नहीं रही करते, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा नहीं करते हैं, मन विधान पे भरोसा करते हैं, इसलिए रोकते हैं वो। और जहां तक सवाल उद्घाटन की है, आपको देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की जगह सरकारी कर्मचारी आ रहे हो, बैठ जाएं जाकर के कुर्सियों पर। अक्सर रैलियों में सरकारी कर्मचारी बैठते हैं, जनता नहीं आ रही है वहां। अच्छा, और जनता अपने आप आएगी कि बुलाने पर बुलाई गई जनता होगी, आप देखिएगा। और मैं तो कहूंगा जिन किसानों की जमीन देकर के इतना बड़ा एयरपोर्ट बना है, उन किसानों को सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठाना चाहिए। और मैं जेवर के लिए भी बता दूं आपको, आप फाइल चेक करिएगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना था, मायावती जी बनाना चाहती थी, लेकिन किसी कारण रुक गया था। उसके बाद दोबारा फाइल किसी सरकार ने भेजी बनने के लिए, तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और ये बात में फैक्ट चेक करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं मैं कह दूं और बात बने नहीं। इसलिए आप देखिएगा, उस समय 3 एयरपोर्ट की मांग की थी। एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए कहां पर? फिरोजाबाद में, हिरनगांव, आगरा के पास। दूसरा सैफई, तीसरा झेवर। जब सरकार ने एनओसी दोनों पे नहीं दी, भारत सरकार ने, हिरनगांव की और दूसरा सैफई की, तब मुझे अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ये चाहती है, और बहुत सारे बिल्डर इसमें पीछे लगे हुए हैं, ये चाहते हैं कि जेवर में एयरपोर्ट बन जाए। तो मैंने कहा इतने लोगों की इच्छा है तो फिर जेवर ही एयरपोर्ट बने। आप फाइल चेक करिएगा। तो आप फाइल भेज रहे थे, वो मैं एयरपोर्ट नहीं बना भेजूंगा रहे फाइल। थे? अब तो फाइल हमारे हाथ में ही नहीं है, अब तो फाइल सरकार के पास होगी। मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी कभी भी विकास के खिलाफ नहीं रही है। अगर विकास की बात रही होगी, तरक्की की बात रही होगी, खुशहाली की बात रही होगी, तो समाजवादी पार्टी ने किसी का भी साथ दिया होगा। लेकिन आप राहुल गांधी का साथ देते हैं, वो सारा दिन अडानी अंबानी ये वो बोलते रहते हैं, और आप जियो का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये थोड़ा कहीं सुरताल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। ये जितने भी नाम आप ले रहे हैं उद्योगपतियों के, कोई नए नहीं हैं, पुराने हैं, और बहुत से लोगों के संबंध रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सिद्धांत बिल्कुल साफ है, जब तक हम प्रॉस्पेरिटी नहीं लाएंगे तो हम देश कैसे खुशहाल बनाएंगे। लेकिन हमें किसी के साथ आउट ऑफ वे जाकर के किसी उद्योगपति को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सबके लिए कॉमन एक व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आना है। आप इन्वेस्टमेंट, एक तो सरकार का, एक प्राइवेट है। सरकार का इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? कोई स्टेट हमें बता दो, कोई स्टेट देश की हमें बता दो जो इन्वेस्टमेंट मीट न करती हो, उद्योगपतियों को अपने न बुलाती हो। लेकिन किसी को आप सब कुछ दे देंगे, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। बुलाते सब उसी उद्योगपति को हैं अपने अपने राज्य में, विपक्ष के चीफ मिनिस्टर भी। लेकिन अगर बीजेपी स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो जाए तो वो सही नहीं होता। ये इस बात पर कभी राहुल गांधी से चर्चा हुई आपकी? इस बहस पर एक दिन ऐसा करिएगा, चुनावी चंदा की चर्चा पर चुनाव से पहले आप हम लोगों को बुला लेना। चलिए, लेकिन एक सवाल ये भी तो अब हम इसी से जोड़ दें आपको, इलेक्टोरल बॉन्ड किसको ज्यादा मिले, चुनावी चंदा किसको ज्यादा मिला? बाकी आप जवाब ढूंढ लेना। लेकिन लिया तो बाकी पार्टियों ने भी। बताइए समाजवादी पार्टी को कितना मिला? हम तो यही ढूंढ रहे हैं, कोई हमें दिलवा दे। आपके निलंबित एमएलए ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी धुरंधर सीएम है, और आपको धुरंधर वर्ड से आजकल एलर्जी हो गई है। नहीं नहीं, उन्होंने गलत कहा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धुरंधरों के धुरंधर हैं। पर आपको धुरंधर फिल्म में आपने कहा है कि सरकार के पैसे लगे हुए हैं, इसका कोई आपके पास सीक्रेट है, कोई फैक्ट है? नहीं, सरकार का पैसा, सरकार के लोग मदद करते हैं, जो हमें सुनने में आता है। जो भारतीय जनता पार्टी का कम्युनल एजेंडा या कई इश्यूज को
जो हाईलाइट करता है, जो झूठी कहानियां बना के लाते हैं। अब आपके लिए तो क्या है, लोग गरीब सोचते होंगे ये सही है फिल्म, लेकिन एक लाइन आप चला देते हैं कि सभी इसमें पात्र क्या है, फिक्शनल है, फिक्शन, वो काल्पनिक हैं। सोचिए आपका काम पूरा हो गया। बताइए, पूरा लखनऊ जाम में फंसा हुआ है, लाइनें लगी हुई है पेट्रोल पंप पे। अच्छा, मैंने सोचा धुरंधर फिल्म की बाहर लाइनें लगी हुई नहीं, हैं, अभी उससे जाम अभी हो बता गया। रहा हूँ, वही बात आ रहा हूं मैं। पूरी पुलिस को धुरंधर दिखा रहे हैं, बताइए आप। अरे भाई, पुलिस का काम था ट्रैफिक रोकना, ट्रैफिक न जाम न लगे, लाइन न लगे, झगड़ा ना हो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आप क्या बताना चाहते हैं? हमें फिल्म से नहीं नाराजगी है। एक और फिल्म बनाई थी बीजेपी के लोगों ने, वो पंडित जी पर बनाई थी, कोई कौन सा, हम तो नाम ही नहीं ले सकते। क्यों? हम कभी अपमान नहीं कर सकते उस समाज का। अच्छा, हम उस समाज का अपमान कभी नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी वाले कराते हैं अपमान। बताइए आप, क्या फिल्म बनी तो थी? आजकल बीजेपी क्या राजनीति कम और फिल्में ज्यादा बना रही है, आपको ऐसा लग रहा है? एक फिल्म ऐसी थी, रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई, आपको नाम भी नहीं पता होगा। हाँ, मुझे नहीं पता। एक फिल्म बनी थी जो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई, बताइए आप। पर जो हिट फिल्म है उसमें आतिक अहमद दिखा दिया तो आप नहीं, फिल्म... अतीक अहमद का से क्या है, देखिए, अतीक अहमद दुनिया में नहीं है। अतीक अहमद दुनिया में है क्या? क्यों फिल्म बना रहे हो आप? क्यों निगेटिविटी लाना चाहते हो आप? अच्छा, कौन कौन साथ थे उनके? क्या बीजेपी के साथी नहीं थे साथ? अच्छा, क्या बीजेपी के साथ लोग हैं वो साथ नहीं थे? ये आप जानकारी करिए। बीजेपी के साथी और समाजवादी पार्टी के मेंबर होना एक ही चीज है। जो ताकतवर होता है वो हर दल में रहता है। अच्छा, इसीलिए आपके दल में था। और आपके बीजेपी के साथ नहीं था, उनके नेताओं के साथ नहीं था, उनके नेताओं के साथ नहीं थे। तो बताइए। ये तो आप बताएंगे। वो तो आपको भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी की जानकारी है तो बीजेपी के नेताओं की भी तो जानकारी होगी आपको। लेकिन बीजेपी ने तो आप कह रहे हैं फिल्म बनाई, उसमें नहीं, फिल्म तो उन्होंने ब्राह्मण लोगों पर भी बनवाई थी, और क्वेश्चन पेपर में भी ब्राह्मण लेके आए थे। और देखिएगा, ओटीटी पे बनेगा गांजागंज, और नहीं बनाएगा कोई तो समाजवादी सरकार बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वनस्पति बांटी गई है या आया है, कारोबार हुआ है, उस पर हम लोग ओटीटी पे डबल सब्सिडी दे करके गांजागंज बनवाएंगे। महिला आरक्षण बिल की बहुत चर्चा चल रही है, आप इस बिल के साथ हैं, खिलाफ हैं? समाजवादी पार्टी हमेशा आदि आबादी के साथ रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, हम सब लोग आदि आबादी के साथ हमेशा रहे हैं। उनको सम्मान मिले, समृद्ध हों और उनको आरक्षण भी मिले। आप ये बार बार जो संदेश दे रहे हैं अपने पीडीए में ए को जो आप कर रहे हैं, अगड़ा और अल्पसंख्यक, ये जो मैसेज है, आपको लगता है कि 2027 का चुनाव इसी डेफिनेशन से, इसी से आगे बढ़ेगा, जीता जाएगा? पीडीए के साथ साथ पीडीए जुड़ेगा, हम लोग बहुत ऐतिहासिक चुनाव जीतेंगे। एक अखिलेश जी, आपके साथ रैपिड फायर करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ऑनेस्टली बिलीव करते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नेशनल लेवल पर हरा सकते हैं? वो अपने आप हार रहे हैं, अब हराने की जरूरत नहीं है। तो मतलब राहुल गांधी नहीं हरा सकते? मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूं। जब अपने आप ही हार रहे हैं, कैसे? आपका डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पहुंच गया? आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहां हैं? आप दुनिया में आपके देश कितने हैं? आपको डीजल पेट्रोल कहां है? इन्वेस्टमेंट एफडीआई कहां है आपका? अच्छे दिन कहां है आपके? अच्छे दिन का सिलेंडर खाली हो गया। और कितने गिनाऊं मैं? इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूरी का गठबंधन है या मजबूती का गठबंधन? ये बहुत ही सीमेंटेड मजबूती का गठबंधन है। जिस तरह भारत हमारा मजबूत है, उसी तरह इंडिया गठबंधन हमारा मजबूत है। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं
वो जब राज्यों में लड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। आपसे भी अगर मैं पूछूं और अगर आप दिल की बात सच्चाई से बताएं, ईमानदारी से बताएं, तो आपको ममता बनर्जी पे ज्यादा विश्वास है, राहुल गांधी पे कम, सही है ना? इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में आदरणीय ममता जी बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं। उन्हें जितनी तकलीफ परेशानी दे सकते थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दी है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कितना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेंट्रल फोर्सेस, और यही नहीं, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटा दिया। आप बताइए 2022 में यूपी में चुनाव था, कोई डीजीपी हटाया गया? कोई चीफ सेक्रेटरी हटाया गया? किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम हटाया गया? एसपी हटाया गया? रिश्तेदार थे पुलिस में, रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं, रिश्तेदार पुलिस के अधिकारी। आप बताइए यूपी में कहीं हटाएगा वो किसी को? वेस्ट बंगाल में आपने कितने अधिकारी हटा दिए? इसका जवाब है क्या चुनाव आयोग के पास? और चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है, ये एसआईआर नहीं था, एनआरसी था। ये मुखौटा लगा करके एनआरसी करा रहे थे। उत्तर प्रदेश में देखा हमने कि मुस्लिम भाइयों के साथ साथ इन्होंने हिंदू भाइयों के भी कागज चेक करा दिए बड़े पैमाने पर। और मैंने तो पकड़ा है, 2 लोगों को पकड़ा है, 3 हमारे पास हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं, एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी बताइए आप, एक नंदलाल निषाद, जिसके फर्जी तस्कर करके बीजेपी ने वोट काट दिया समाजवादी पार्टी का, हमने पकड़ लिया उसको। वो अंगूठा चलाता है, अंगूठा मारता है, अंगूठा, और उससे दस्तखत करा लिए बीजेपी वालों ने। तो आप अभी सुप्रीम तक कोर्ट एक तो भी गए अधिकारी थे? पे कार्रवाई नहीं हुई। बताइए चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कार्रवाई की? आप तो सुप्रीम कोर्ट गए थे मुद्दा लेकर। अरे हम सुप्रीम कोर्ट तो बाद में जाएंगे, पहले चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ पहले। ये क्या बात हुई? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? चुनाव आयोग किस लिए? तो चुनाव आयोग को ताला लगा दें अपने आप। सवाल सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों हम जाएं सुप्रीम कोर्ट? चुनाव आयोग क्या कर रहा है फिर? लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये बताइए हमें, या सरकार क्या कर रही है? पहले सुप्रीम कोर्ट तो हम बाद में जाएंगे, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्या वो? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन आप मानते कहाँ हैं? नहीं, हम मान रहे हैं। अरे भाई, हम शिकायत कर रहे हैं, हमारी मान नहीं मान रहे जाते वो। हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन ठीक लगता है, जब हार जाते हैं तो आप कहते हैं गड़बड़ हो गई। नहीं, हमने कोई जब भी शिकायत की है, बाई इलेक्शन में जैसे लूटा गया चुनाव, वो तस्वीरें वीडियो आपके चैनल पे भी होंगी, आपके कैमरे ने कैद की होंगी, लेकिन जो क्या होता है वो रूम में आते आते वो डिलीट हो गई होंगी। कैमरे ने रिकॉर्ड की लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ पाई, बीच में ही डिलीट हो गई। डिलीट नहीं होती है हमारे यहाँ। आप आर्काइव में देखिए, अपने कैमरामैन से पूछिएगा कि कितने जगह लूटा वोट उन्होंने। रामपुर में लूटा वोट उन्होंने, बीजेपी ने पूरे बाई इलेक्शन लूट अच्छा, लिए। इसलिए मिल्की वे हार गए आप? मिल्कीपुर इसलिए हार गए? नहीं, मिल्कीपुर में तो चुनाव ही नहीं हुआ। एक शिक्षा अधिकारी अयोध्या थे, जीत गए, एक मिल्कीपुर शिक्षा हार अधिकारी, गए। हम बता वहां देते हैं। सही था, यहाँ नहीं, हम बता देते हैं ना। तो अयोध्या से चिढ़ करके उन्होंने अधिकारी पोस्ट किए। एक शिक्षा विभाग का बहुत ही करप्ट अधिकारी, जिससे हाईकोर्ट ने कहा कि जेल भेजा जाएगा, आप चेक कर लेना ये बात, उसको पोस्ट किया और उसको कहा कि आपकी सब जांचें खत्म हो जाएंगी, आप ही चुनाव जितवा दो। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूरा देख करके कौन बीजेपी का है। जब हमारा किसी ने नहीं सुना तो हमारे कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्डिंग की, हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को फोन किया, बोलेगा टारगेट पूरा है कि नहीं है, टारगेट जो दिया गया पूरा कर दोगे? सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि हम टारगेट पूरा कर देंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आप चाहो तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको, आज ही भिजवा देंगे हम रिकॉर्डिंग। तो आपके आपने पास अब तक बचा के क्यों रखी है? नहीं, हमने आपको चुनाव आयोग को सार्वजनिक कर देनी चाहिए। आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल देती सोशल हैं मीडिया पे है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, ध्यान दिया। यूपी पर बहुत छोटा आप- स्टेट है ना, ध्यान नहीं दिया होगा। समाजवादी पार्टी ले जा सकती है इस मामले नहीं, को, यूपी सुप्रीम कोर्ट लेकर क्यों नहीं गई? यूपी बहुत छोटा स्टेट है, उसमें बाई इलेक्शन का कोई महत्व नहीं है, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन पुनः हम उन जो ऑडियो है वो देंगे आपको। लेकिन चुनाव आयोग को कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जो वोट कटवा रहे हैं। चुनाव आयोग का काम है वोट बढ़वाना, वोट कटवाना नहीं। मैं आपसे रैपिड फायर में, ये रैपिड तो नहीं था, ये तो बड़ा लंबा फायर आपने करा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में आपके समय के मुकाबले आज कौन सा बेहतर? जैसे चैनल है और उसकी टीआरपी होती है, तो एक आधार है ना टीआरपी, जिसके माध्यम से हम कहते हैं सबसे ज्यादा चैनल देखा जाता है।
आप कहें, मैं कहूं मैं क्लास में फर्स्ट आता हूं, तो मार्कशीट देखी जाती है कि आप क्लास में मार्क्स कितने पाए, उस हिसाब से आप फर्स्ट होंगे। तो आप एनसीआरबी का आंकड़ा मानेंगे कि नहीं मानेंगी? एनसीआरबी का आंकड़ा मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? और अगर एनसीआरबी का आंकड़ा आप देखेंगी तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं तो उत्तर प्रदेश में। और अभी हाल में ही बीजेपी के कार्यकर्ता का एनकाउंटर, उसकी हत्या हो गई। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए सीट खाली की, उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी ऐसे लोगों के खिलाफ, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नंगा कर दूंगा राज्यसभा में। देश के प्रधानमंत्री 3 बार चुने गए। एक अच्छे कॉलेज में, प्रतिष्ठित कॉलेज में एक छात्र ने दौड़ा दौड़ा के मार दिया। मथुरा दिल्ली से बिल्कुल बगल में है, एक संत की हत्या हो गई। बदायूं बहुत दूर नहीं है। 2 भाई, उनकी मां बहन पुलिस को बताती रही, सरकार को बताती रही कि उनकी हत्या हो जाएगी, और हत्या हो गई उनकी। तो आप क्या मानेंगे बताइए आप? मैं तो ये मानूंगी जो जनता कह रही है। जनता वोट क्यों दे रही है फिर बीजेपी को? मार्कशीट से आप नंबर देखते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े दिखते हैं ना आपको, और ये घटनाएं तो वो हैं जो हुई हैं, वो कोई नहीं छिपा सकता। हाँ, समाजवादी सरकार में देश का सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम पुलिस को दिया था, डायल 100। उस समय प्रोफेसर वेंकट और आईपीएस जो बात को और टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उनको मैंने एनवाईपीडी के हेडक्वार्टर भेजा था, ह्यूस्टन पुलिस के हेडक्वार्टर भेजा था, सिंगापुर के पुलिस रिस्पांस सिस्टम क्या वहां भेजा था। उसके बाद यूपी की परिस्थितियों को देख करके डिजाइन किया था। और देश में मैं कह रहा हूं, इतना शानदार पुलिस के लिए कहीं हेडक्वार्टर नहीं होगा जहां एक जगह बैठ करके पुलिस काम कर सके, जनता को राहत दे सके। पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, प्लस डाई 100 का वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम बनाया। उसको बर्बाद कर दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन जनता में परसेप्शन है लॉ एंड ऑर्डर इज बेटर टुडे। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? जिस दिन चैनल टीवी हमारे हो जाएंगे उस दिन लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ हत्या हो गई क्षेत्र में, आपने कितना दिखाया टीवी पर? मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में हत्या हुई है, मां बेटी क्या कह रही है, राज्यसभा एमपी क्या कह रहे हैं? आप राज्यसभा एमपी का स्टेटमेंट चलाइए। ये जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये रियलिटी है या एक पॉलिटिकल रेटरिक है? भारतीयता और हमारे सब लोग, भारत के जो लोग हैं, हमारा नेशनलिज्म रिलीजन से डिफाइन नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी रिलीजन से डिफाइन करना चाहती नेशनलिज्म। हमारे ये सब लोग हम हैं, और इसीलिए पीडीए में सब लोग हैं। जो पीड़ित है, दुखी, अपमानित हो रहा है, उसको जोड़ करके, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे महिलाएं हो, अगर वो पीड़ित, दुखी, अपमानित हैं तो हम पीडीए के लोग उनके साथ हैं। यही हमारा गठजोड़ चलेगा। अखिलेश जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, बातें आप हमेशा उत्तर प्रदेश की करते हैं, तो आपका दिल दिल्ली में है या लखनऊ में? देश के प्रधानमंत्री अगर गुजरात से बन गए होते तो यूपी नहीं आते। तो यूपी ही देश की राजनीति को दिशा तय करेगा, और यूपी के साथ भेदभाव हो रहा है। इसलिए यूपी की लड़ाई हमारी सबसे मुख्य है, और यूपी प्रोग्रेस करेगा तो देश प्रोग्रेस करेगा। आपको और देश यूपी ने डिफाइन किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस समय एक्सप्रेसवे के मानक नहीं थे, उस समय उत्तर प्रदेश ने सबसे कम समय में समाजवादी सरकार में एक्सप्रेसवे बना के दिखाया, और एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जिसमें हवाई जहाज उतर सकते हैं, मिराज, सुकोई और हरकुलस, और वे साइड एमिनिटीज कैसे हो सकती हैं, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कैसे बनते हैं। जो समाजवादी सरकार ने बनाया एक्सप्रेसवे, उसी की नकल एनएचएआई ने की। उसके बाद वहां पर भी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनने लगे। लेकिन भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को कोई भी अपने बजट से एक्सप्रेसवे नहीं दिया है। छोटे छोटे 2 दे दिए, बोले हमने दे दिया आपके एक्सप्रेसवे। आप कह रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट एक्सप्रेसवेज का नहीं हुआ। ये भारत सरकार ने कोई भी बड़ा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है। जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं
समाजवादी सरकार में जो बने थे वो एक नया बनाया, वो भी अच्छा नहीं बनाया, और एक बहुत खराब बनाया। अब बताइए मुख्यमंत्री जी अपनी ही सड़क खराब बनाए, बताइए आप कह रहे एक बनाया और दो गिना दिया आपने। मैथमेटिक्स बनाया एक, आपने कहा एक अच्छा नहीं बनाया और एक बहुत एक अच्छा नहीं बनाया, एक बनाया। तो एक अच्छा नहीं, वो एक्सप्रेसवे नहीं है, 4 लेन है, लेकिन उस मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे ही कहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि एक्सप्रेसवे बोलें कि 4 लेन बोलें। उन्होंने जो अपने गांव को गोरखपुर जोड़ने के लिए जो एक्सप्रेसवे बनाया है वो 4 लेन है, 6 लेन नहीं है। तो आप और मानक के तहत भी नहीं है। जो इंडियन रोड कांग्रेस का मानक है उसके तहत ही तो हम मानेंगे ना एक्सप्रेसवे। तो आप मान रहे हैं कि सब कुछ आपने किया, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने किया है, क्यों नहीं किया है? नफरत फैलाई उन्होंने। अब बताइए क्या कह रहे हैं कि मंदिर और कब्रिस्तान, अच्छा उनको डायल 100 नहीं दिखाई देता है, 102 नहीं दिखाई देता है, एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं दिखाई देती है, कैंसर इंस्टीट्यूट बर्बाद कर दिया वो नहीं दिखाई दे रहा। और सबसे बड़ी बात, जो जहां मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठते वो भी समाजवादियों को बनाया हुआ है, वो नहीं दिखाई दे रहा। बताइए आप। तो वैसे तो जिस पार्लियामेंट में आप बैठते हैं तो वो फिर मोदी जी ने बनाया है, वो नया तो सब वाला गिनाने शुरू कर दें। नया वाला अच्छा नहीं लग रहा, पुराना वाला अच्छा था। समय के साथ बदलना चाहिए, तो आप ही का नारा है। मैं तो कह रहा हूं उससे भी अच्छा बन सकता था। मैं पूछना चाहती हूँ कि आजम खान के साथ आपकी आजकल रिलेशनशिप कैसे है? क्योंकि आपने बसपा से आए हुए कद्दावर नेता पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सागर को वहां सपा का प्रदेश सचिव चुना है, तो ये आजम खान का दौर क्या खत्म है? समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब का सबसे ऊपर स्थान रहेगा, उनका सम्मान सबसे ज्यादा है। और कोई आया है, कोई बन गया है, वो कहीं भी डिसीजन जो समाजवादी पार्टी के उसमें नहीं, वो पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई आया है। अगर नसीमुद्दीन साहब भी आए हैं तो पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं, वो आजम खान साहब को ही मदद करने के लिए आए हैं। अगर कोई नेता रामपुर में भी आया है वो समाजवादी पार्टी को ही मजबूत करने के लिए, और आदरणीय आजम साहब की सब सीटें जीत जाए उसके लिए ही काम करेगा। 2027 में कौन जीतने वाला है चुनाव? उसमें बताना क्या है? समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश यादव जी, आपके हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं, इरादे हमेशा बुलंद रहते हैं। आप हमारे साथ आए इस अवसर पर जब टाइम्स नाउ 20वीं सालगिरह मना रहा है। थैंक यू वेरी मच टाइम्स नाउ समिट पर हमारे साथ आने। आपने बुलाया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं। और कुछ कड़वी बात हो गई हो तो भूल जाइएगा। 20 साल की उपलब्धियों के लिए बधाई, और 100 साल की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।